हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल भैंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6 विच इज टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। बहुत आसान सा चैप्टर है। काफ़ी सारे मेजर चेंजेस आए हैं इस साल के सिलेबस में, यानी 2022-23 वाले में। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा एडेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। ओके, तो जैसे कि चैप्टर का नाम सजेस्ट कर रहा है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन होता क्या है। टेस्ट कोई एक ऐसा यंत्र होता है, कोई एक ऐसा टूल या फिर डिवाइस होता है जिसकी वजह से हम कुछ चीज नाप पाए, मेजर कर पाए, है ना। वो जो टेस्ट है आपका रिटन भी हो सकता है, लिखने वाला भी, ओरल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, या फिर कोई भी तरीका हो सकता है जिसकी वजह से कोई आपको टेस्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर आपके माइंड के हिसाब से आपको टेस्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं मेजरमेंट पे। मेजरमेंट क्या होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में कोई ओपिनियन बना ले, कुछ जज कर पाए हम। ठीक है, जैसे मैंने आपका टेस्ट ले लिया, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको देखा, मैंने आपके ओपिनियन को देखा, उस टेस्ट में जो आपने लिखा हुआ है उसके उसमें आपके ओपिनियन को देखा, उसके हिसाब से जो जो आपने लिखा है उसके हिसाब से मैंने आपको जज किया, और फिर मैंने आपने जो टेस्ट दिया था उसको मेजर किया कि आपको 10 में से या फिर 20 में से या फिर 100 में से मुझे आपको कितने नंबर देने चाहिए। जो मेजरमेंट होता है ना, बेसिकली वो नंबर्स की या फिर स्कोर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, मेजरमेंट इज दिस। और इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट की वो जो आपका टेस्ट है, जैसे मैंने उस पर कोई कमेंट डाल दिया कि वेरी गुड, एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, या फिर गुड, मेरिट, या फिर वैल्यू, हम कुछ भी बोल रहे हैं, कमेंट पास ऑन कर रहे हैं, सो दैट इज इवैल्यूएशन। अब इन तीनों चीजों का हम एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। एक फिजिकल एजुकेशन की टीचर है, उन्होंने 30 सिटअप्स जो हैं वो उसका टेस्ट लिया, 30 सिटअप्स का। ठीक है, रिकॉर्ड किया उन्होंने, और 1 मिनट का टाइम था, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि हाँ भाई अच्छा किया है। तो यहाँ पर अब आपको बताना कि भाई टेस्ट कौन सा है, मेजरमेंट कौन सी है, और इवैल्यूएशन कौन सा है। ठीक है, तो टेस्ट तो आपका कौन सा हो गया? सेटअप का, है ना। ये आपका टेस्ट हुआ कि सेटअप्स का टेस्ट हुआ है। 30 क्या थी आपकी? मेजरमेंट, कि आपने कितने सेटअप्स मारे, तो ये आपका मेजरमेंट हो गया। और उसके बाद आपने कैसा अच्छा अच्छा स्कोर किया है फिर बुरा स्कोर किया, स्कोर है गुड, तो ये हो गया आपका इवैल्यूएशन। तो बस ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर मेन मकसद आपको यही था कि इन तीनों टर्म्स का आपको मतलब पता चल जाए। अब यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से मतलब बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं। टेस्ट जो है उसके अंदर 3 शब्द आते हैं। कितने शब्द आते हैं? 3 शब्द आते हैं। जैसे कि कोई यंत्र यानी कि टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट, या फिर ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं या फिर फ्रेजेस है जिसकी वजह से एक टेस्ट को समझा जा सकता है ना। तो ये या तो कोई ऐसा टूल है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को, किसी भी इवेंट को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेजरमेंट के उस पे। अब यहाँ पर मेजरमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर इस तरीके से। मेजरमेंट में जनरली हम न्यूमेरिकल्स, नंबर्स या फिर स्कोर्स के हिसाब से हम किसी भी टेस्ट को मेजर करते हैं। मान लो आपका एक पेपर नहीं होता IELTS का, वो ये देखता है कि वो ये एग्जामिन करता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, और इसके हिसाब से वो जब आपका टेस्ट ले लेता है तो उसके आप हिसाब से आपको 10 में से नंबर देता है कि आपके 8 हैं, 9 हैं, 7 हैं, 6 हैं, कितने हैं आपके नंबर, है ना। तो वो जो 7, 8, 9 जो नंबर आए आपके 10 में से, वो नंबर्स या फिर स्कोर्स की फॉर्म है, सो दैट इज मेजरमेंट। और IELTS तो आपका क्या हो गया? IELTS वो आपका टेस्ट हो गया। इसके अंदर आपने कितना स्कोर बैंड स्कोर किया, वो आपका मेजरमेंट हो गया। और अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया तो आपको जैसे एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ग्रेड्स वगैरह भी मिलता है, तो पर्सनल जजमेंट होगी। सो दैट इज इवैल्यूएशन। आई होप आपको इन सब चीज़ों का मतलब समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कि हम मेजर कर सकते हैं नंबर या फिर स्कोर की फॉर्म में। अब उसके भी स्केल्स होते हैं, वो भी 4 टाइप के। पहला स्केल होता है
नॉमिनल मेजरमेंट स्केल। नॉमिनल मेजरमेंट स्केल क्या होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को या फिर किसी भी पर्सन को ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं। जैसे कि जेंडर को दो ग्रुप्स के अंदर बांटा हुआ है, लाइक मेल फीमेल, तीसरा ग्रुप भी बना देता है ट्रांसजेंडर का। तो ऐसे ऐसे करके किसी भी चीज को या फिर किसी भी ग्रुप को, किसी भी इंसान को कैटेगराइज कर देते हैं और ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल मतलब हम किसी पर्सन को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को रैंक दे रहे हैं, है ना, ऑर्डर्स वगैरह दे रहे हैं कि ये फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, इनका थर्ड ऑर्डर है, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस होती है या फिर पोजीशन होती है। अगला देखो इंटरवल स्केल। इंटरवल तो हम बचपन से करते ही आए हैं। ये इंटरवल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूएशन में होते हैं। जैसे कि आप ग्राफ वगैरह पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केल्स लेते हो ना, इंटरवल्स लेते हो ना, तो वही चीज है, कॉन्टिन्यूएशन में होता है। मान लो मैंने स्केल ले लिया 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, और मान लो अगर मैंने स्केल लिया 3 का, 6 का, 9 का, ऐसे ऐसे 3 3 के गैप, मतलब गैप जो होता है वो सब में इक्वल आता है, ठीक है। अगला है आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और एग्जैक्ट भी होता है। मतलब इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एकदम एब्सोल्यूट मीनिंगफुल जीरो। मतलब इसकी मोस्टली जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है। और ये इंटरवल मेजरमेंट स्केल से अलग होता है, ठीक है। मतलब कि इनमें एकदम एग्जैक्ट नंबर आता है, एब्सोल्यूट नंबर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान की अगर पल्स, जो ये पल्स होती है हमारी, ये अगर जीरो है तो इसका मतलब पर्सन जो है वो जिंदा नहीं है ना। तो समथिंग इज सेड टू बी वेटलेस इफ इट्स वेट इज जीरो। अगर किसी का भी वेट जीरो होगा तो मतलब वो वेटलेस होगा, उसके अंदर कोई वेट ही नहीं होगा। सो दैट इज रेशियो स्केल एंड इट्स वैल्यू इज जीरो, यू कैन से लाइक दैट, है ना। अब यहाँ पे देखो अगला टॉपिक क्या है। देयर आर सेवरल वेज देन इन विच इवेल्युएशन प्रोसीजर्स एड द टीचर। अब इवेल्युएशन प्रोसेस से क्या क्या हो सकता है, ये जो आप कमेंट पास करते हो, पर्सनल जजमेंट देते हो, तो इसकी वजह से क्या क्या होता है वो देखो। दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग नॉलेज कंसर्निंग स्टूडेंट्स एंट्री बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी को टेस्ट दिया, एक बच्चे को टेस्ट दिया या फिर काफी सारे बच्चों को टेस्ट दिया, उन सब ने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स अपने टेस्ट में लिख दिए और हम सब उनको चेक करेंगे तो हमें एक स्टूडेंट का बिहेवियर समझ में आएगा कि वो किस टाइप का बच्चा है ना। आप ट्यूशन वाले बच्चे को दे दो टेस्ट बना के, वो उसके अंदर लिखेगा हर चीज, तो आपको पता चल जाएगा उसके मार्क्स के हिसाब से, उसके मेजरमेंट के हिसाब से उस बच्चे को आप इवेलुएट कर सकते हो कि ये बच्चा अच्छा है, मीडियम है, या फिर थोड़ा उसको और ज्यादा जरूरत है पढ़ाई में ना। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट रिपोर्ट हमें मिल जाती है इवेल्युएशन की वजह से। उसके बाद क्या होता है, दे हेल्प इन सेटिंग, रिफाइनिंग एंड क्लैरिफाइंग रियलिस्टिक गोल फॉर ईच स्टूडेंट। अब मान लो एक स्टूडेंट ने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमने उसको इवेलुएट किया कि येस ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट, और हम उसके जिस भी चीज़ में, जिस भी एरिया में वो बहुत अच्छा करता है, हमें उस स्टूडेंट का कैलिबर पता चल जाता है कि ये बच्चा इतना ही कर पाएगा, गेटिंग मी। और वो बच्चा जब उतना कर लेता है तब हमें उस बच्चे का कैलिबर पता चल जाता है और हम उसको उसी दिशा में भेज देते हैं जिस दिशा में वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, राइट। उसके बाद देखो, दे हेल्प इन इवेल्युएटिंग द डिग्री टू विच द ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी अचीव्ड। अब वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन इवेल्युएटिंग द डिग्री टू विच ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। यानी कि ये पता चला जा सकता है, मान लो कि एक बच्चा है, उसको हमने इवेल्युएट कर दिया कि हाँ भाई ये मीडियम क्लास बच्चा है, ये इतना ही पढ़ सकता है, इससे ज़्यादा इसकी क्षमता नहीं हो रही है पढ़ने की। तो हम कुछ ऐसे ऐसे गोल्स बनाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे जिसकी वजह से हम उसको परफेक्शन के रास्ते पे चला सकते हैं। इवेल्युएशन का ये भी फायदा है। दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग, इवेल्युएटिंग एंड रिफाइनिंग द इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चों को, है ना। तो उन टेक्निक्स को अगर हम पहचानना चाहें, इवेल्युएट करना चाहें या फिर चेंज करना चाहें एक बच्चे के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो हम वो टेक्निक्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन के इतने सारे फायदे हैं, समझ में आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, अब इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं ताकि और अच्छे से दिख जाए। ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अब टेस्ट को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर फॉर्मेटिव टेस्ट या फिर बेंचमार्क टेस्ट या फिर समेटिव टेस्ट। ये 4 टाइप के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ मैं, यस, आई गेस अब दिख रहा होगा। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर असेसमेंट वो होते हैं, जैसे कि प्री असेसमेंट एग्जाम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि बच्चे को एक ओवरव्यू पता चल जाए कि उसे कैसे
उसके एग्ज़ाम में कैसे-कैसे पेपर आने वाले हैं। जैसे मान लो मेरा बीएड फर्स्ट ईयर है, तो अब अगर मेरा कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाए, मतलब मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले मेरा कोई एग्ज़ाम हो जाए, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, उस सब्जेक्ट में ऐसे-ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे ना लिखने का पता चल जाएगा कि मुझे कितनी लेंथ लिखनी चाहिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट? तो ये होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब प्री असेसमेंट टेस्ट। और अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूँ, तो स्कूल लेवल में भी इन द सेंस लाइक आपके बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होते हैं, सो दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट इज, अब आप ये देखो, फॉर्मेटिव टेस्ट है ना। फॉर्मेटिव टेस्ट कैसा होता है? टेस्टिंग ऑफ दिस काइंड इज डन टू डिटरमाइन हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव लर्न सो फार, कि मतलब ये इस टाइप का टेस्ट होता है कि हम ये जान पाए कि एक बच्चे ने कितना याद कर लिया है, कितना वो याद करके आया, कितना वो प्रिपेयर्ड है ना। और ये आप लेक्चर के समय भी ले सकते हो, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ और साथ में आपको पूछ लूँ कि बताओ इसका क्या मतलब हो जाएगा, और आप उसका मतलब मुझे बताओगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा उस टॉपिक को, है ना। अब आगे देखो, प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ चांस टू शो दैट दे हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स का ये भी पता चल जाता है कि उन्हें सब्जेक्ट या फिर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, सो दैट इज फॉर्मेटिव टेस्टिंग, है ना। अगला होता है बेंचमार्क टेस्टिंग, और इसमें क्या होता है, ये बताता है हाउ क्लोज अ लर्नर इज टू अचीव अ लेवल। अब कोई भी एक लर्नर है, कोई भी एक स्टूडेंट है, कोई भी एक याद करने वाला है, वो एक अपना लेवल सेट कर लेता है कि मुझे इस लेवल को अचीव करना ही करना है। अब ये पता लगाना कि एक लर्नर अपने लेवल से कितना दूर है, कितना पास है, कितना उसे और करने की ज़रूरत है, तो ऐसे-ऐसे उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कि वो अपने लेवल को अचीव करने में कितना दूर है, पास है, उसको हम बेंचमार्क टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अगला है समेटिव टेस्टिंग। समेटिव टेस्टिंग कैसे होता है? इट अकर्स आफ्टर द लर्निंग हैज बीन फिनिश्ड। ये तब होता है जब आपकी लर्निंग जो है, जब आपका याद करने का टाइम होता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो आपके टेस्ट होते हैं, जिसको आप SA1 SA2 वगैरह कहते हो, उसको हम समेटिव टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये आई गेस हमारा लास्ट टॉपिक है। यस, दिस इज द लास्ट टॉपिक, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। की मतलब जो आपके फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स में भी कई सारे टेस्ट होते हैं, तो उन सब टेस्ट को कैसे हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है उन सब टेस्ट से पहले या बाद में, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले होता है हेल्थ चेक्स, ठीक है। हेल्थ चेक्स क्या होता है? जब एक इंसान पूरे तरीके से रेस्ट की पोजीशन पे होता है, जब उसकी बॉडी एकदम रेस्ट की पोजीशन पे होती है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है और उसका जो हार्ट रेट होता है, वो रेस्ट की पोजीशन पे होना चाहिए, तब उसका हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, एंथ्रोपोमेट्री। अब क्या होता है, पूरी बॉडी का चेकअप या फिर पूरी बॉडी के कंपोजिशन को स्टडी करने से पहले, उसको मेजर करने से पहले हमें एक्सरसाइज नहीं करनी। वही मैंने बोला, आपको रेस्ट की पोजीशन में होना है ना। और ये वाला जो टेस्ट है ना, एंथ्रोपोमेट्री, ये हमेशा पहले करना चाहिए, और बाकी दूसरे टेस्ट से पहले आपको ये करवा लेना चाहिए। सो फ्लेक्सिबिलिटी, अब हम बात कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के जो टेस्ट है, वो हमें जल्दी ही रखवा लेने चाहिए, जल्दी सेशन से पहले ही हमें स्केड्यूल करवा लेना चाहिए। और ये आप कैसे दिखा सकते हो कि आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, आप एक अच्छा वार्म अप करके दिखा सकते हो, आप स्पीड टेस्ट करके दिखा सकते हो, सो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें आपकी मेजर हो जाएगी। अगला है स्पीड और पावर टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, टिपिकली जो पावर टेस्ट है, वो सबसे पहले टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद में स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस के टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और स्प्रिंट्स, यानी कि स्प्रिंट टेस्ट कौन सा होता है, भागने वाले जो टेस्ट होते हैं, रेस वाले टेस्ट, वो होते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्पीड और पावर टेस्ट जो है, वो पहले वार्म अप करोगे, उसके बाद आपको ये टेस्ट देना है। और स्प्रिंट टेस्ट से पहले आपको वर्टिकल जंप टेस्ट भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा कि पहले पावर टेस्ट होता है, उसके बाद स्पीड टेस्ट होता है, और उसके बाद बाकी ये सारे टेस्ट होते हैं। और स्पीड और पावर टेस्ट से पहले आपको वार्म अप कर लेना चाहिए, और स्प्रिंट टेस्ट से पहले आपको वर्टिकल जंप टेस्ट देना होता है, ठीक है। आगे देखो, मसल स्ट्रेंथ। यहाँ पर क्या होता है, ऑलवेज परफॉर्म मसल स्ट्रेंथ, कि आपके मसल्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, वो आपको स्पीड या फिर पावर टेस्ट के ऊपर पढ़ा है ना, इनसे पहले आपको ये कर लेना चाहिए, है ना। इसके बाद आपको ये कर लेना चाहिए, मतलब जैसे आपका स्पीड या फिर पावर टेस्ट हो, तब आप मसल स्ट्रेंथ वाला टेस्ट करके दिखाओ। लेकिन मसल इंड्योरेंस टेस्ट से पहले, मसल इंड्योरेंस टेस्ट नहीं करना, सबसे पहले मसल स्ट्रेंथ टेस्ट करना है। अब मसल इंड्योरेंस टेस्ट हम कर लेते हैं। सो आइडियल टाइम क्या है इस टेस्ट को करवाने का, बिटवीन मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इज
5 मिनट। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आप मसल स्ट्रेंथ वाला टेस्ट करो। मसल स्ट्रेंथ आपने देख लिया, ये वाला टेस्ट। उसके 5 मिनट बाद आपको मसल एंड्योरेंस वाला टेस्ट देना है। यू मस्ट गिव योरसेल्फ प्लेंटी ऑफ टाइम। तो आपको खुद को काफ़ी सारा टाइम देना पड़ेगा इन दोनों टेस्ट के बीच में, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट का टाइम तो आपको लेना ही लेना है, राइट। लास्ट है आपका एरोबिक फिटनेस। सो ये जो आपका एरोबिक फिटनेस वाला टेस्ट है ना, ये आपके हार्ट रेट के रिस्पॉन्स पे होता है, ठीक है। और ये आप बहुत अप्रॉक्सीमेटली स्केड्यूल करना चाहिए, क्योंकि ये इम्पैक्ट पड़ सकता है कि जो आपने पहले टेस्ट दिए, जैसे आपने मसल स्ट्रेंथ का, मसल एंड्योरेंस का, स्प्रिंट टेस्ट, ये सब आप दे के आए हो और आपके काफ़ी ज़्यादा आपको सांस भी चढ़ रखी होगी, काफ़ी ज़्यादा आप थक भी गए होगे, आपकी मेंटल स्टेट भी अलग होगी। तो उस टाइम पे आपका जो हार्ट रेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा, रिलैक्स नहीं होगा। तो इसलिए जैसा आपका हार्ट रेट होगा, उसी हिसाब से ये जो टेस्ट है वो एरोबिक फिटनेस का टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स वाला चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। एंड आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड आई होप आपको पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।